Hello students, in this video we'll discuss chapter number 2, the Union Executive, the President and the Vice President. क्या पढ़ेंगे बेटा इस चैप्टर में हम लोग? तो सबसे पहले देखेंगे कि अगर हमें प्रेसिडेंट बनना है तो क्या क्वालिफिकेशंस रिक्वायर्ड होंगे, कौन सा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आप पूरा करेंगे तब आप प्रेसिडेंट बन पाएंगे। फिर हम देखेंगे टर्म ऑफ ऑफिस कि भाई एक बार अगर हम प्रेसिडेंट बन जाते हैं तो कितने सालों के लिए बनते हैं। तो ये पीरियड हमारे इंडिया में 5 years है, वहीं यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में 4 year है। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में हर 4 साल के बाद प्रेसिडेंट का इलेक्शन होता है, वहीं हमारे इंडिया में हर 5 साल के बाद। प्रोसीजर फॉर इम्पीचमेंट, बेटा हम हमारे प्रेसिडेंट को उसकी पोजीशन से कैसे हटा सकते हैं हम वो डिस्कस करेंगे। फिर हम लोग डिस्कस करेंगे भाई कि क्या प्रोसेस है, क्या प्रोसीजर है प्रेसिडेंट के इलेक्शन का। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है पर हो जाएगा। फिर हम लोग डिस्कस करेंगे 2022 के प्रेसिडेंशियल इलेक्शन को, ओथ ऑफ ऑफिस, इलेक्शन डिस्प्यूट्स। फिर हम देखेंगे कि भाई अगर आप एक बार प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया बन जाते हैं तो आपकी क्या पोजीशन होती है, कितनी पावर्स आपके पास होती हैं। फिर बेटा हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ने प्रेसिडेंट को पावर दी है कि वो 3 टाइप की इमरजेंसीज को इम्पोज कर सकता है। एक होती है नेशनल इमरजेंसी, एक होती है स्टेट इमरजेंसी और एक होती है फाइनेंशियल इमरजेंसी। तो जब भी वॉर की वजह से, एक्सटर्नल अग्रेशन की वजह से, आर्म्ड रिवेलियन की वजह से इमरजेंसी लगाएंगे हमारे प्रेसिडेंट तो उसे हम क्या कहेंगे, नेशनल इमरजेंसी। फिर कई बार हम लोग देखते हैं बेटा कुछ स्टेट में, जो स्टेट है कि गवर्नमेंट प्रॉपरली काम नहीं कर पाती, वहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी की फेलियर देखी जाती है, तो वहाँ पर स्टेट इमरजेंसी लगा सकते हैं हमारे प्रेसिडेंट। फिर लास्ट हम बात करेंगे फाइनेंशियल इमरजेंसी की कि भैया अगर कई बार ऐसा होता है कि ड्यू टू एनी रीज़न हमारी कंट्री में फाइनेंसिस के प्रॉब्लम आ जाते हैं, हम हमारे इम्पोर्ट पेमेंट को करने में समक्ष नहीं होते हैं, या कोई और रीज़न हो, तो हमारा जो प्रेसिडेंट है वो फाइनेंशियल इमरजेंसी लगा सकता है। फाइनेंस का मतलब आपको पता है ना, रिलेटेड टू मनी, और वो हमारी और आपकी नहीं, ठीक है। जैसे हम हमारा बजट बनाते वैसे ही गवर्नमेंट भी अपना बजट बनाती है बेटा। तो अगर उन्हें कहीं लगता है कि नहीं यार फाइनेंशियस की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है तो वो क्या लगा सकते हैं, फाइनेंशियल इमरजेंसी। फिर हम देखेंगे एक्चुअल पोजीशन ऑफ द प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट की एक्चुअल पोजीशन क्या है पार्लियामेंट्री सेटअप में, ठीक है। ये एक्चुअल हेड है कि नॉमिनल हेड है। फिर हम डिस्कस करेंगे वाइस प्रेसिडेंट को, उनके क्वालिफिकेशंस को, उन्हें कैसे ऑफिस से रिमूव किया जा सकता है, कैसे वाइस प्रेसिडेंट का इलेक्शन होता है, वाइस प्रेसिडेंट की क्या पावर्स हैं, क्या फंक्शंस हैं। नाउ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, बेटा जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है उसने प्रेसिडेंट की पोजीशन के लिए भी प्रॉपर प्रोविजंस दिए हैं कि भाई हमारा जो इंडिया होगा उसमें प्रेसिडेंट भी होगा, प्राइम मिनिस्टर तो होगा ही होगा, साथ में कौन भी होगा, प्रेसिडेंट भी होगा। तो प्रेसिडेंट कौन होगा फिर, तो प्रेसिडेंट होगा हेड ऑफ एग्जीक्यूटिव, जितने भी एग्जीक्यूटिव होंगे उनका हेड कौन होगा, प्रेसिडेंट। इसे ही क्या कहेंगे, फर्स्ट सिटीजन ऑफ द कंट्री। अगर आपसे कोई पूछे कि भाई इंडिया का फर्स्ट सिटीजन कौन होता है तो क्या बोलेंगे आप, प्रेसिडेंट। हेड ऑफ एग्जीक्यूटिव कौन होता है, प्रेसिडेंट। और हेड ऑफ स्टेट, मतलब यहाँ पर कंट्री के हेड की बात हुई है, यहाँ पर स्टेट नहीं, कंट्री, कंट्री का हेड भी कौन होता है, प्रेसिडेंट। तो हेड ऑफ द स्टेट मतलब यहाँ एक स्टेट पर्टिकुलर की बात नहीं हो रही बेटा, यहाँ पर ये जो वर्ड स्टेट है ये पूरी कंट्री का रिप्रेजेंटेटिव है। तो कंट्री का हेड या स्टेट का हेड भी कौन है, प्रेसिडेंट। फर्स्ट सिटीजन कौन है, प्रेसिडेंट। एग्जीक्यूटिव का हेड कौन है, तो प्रेसिडेंट। बेटा ज़्यादातर स्टेट वर्ड जब हम पॉलिटिक्स में देखते हैं तो स्टेट स्टैंड्स फॉर द एंटायर कंट्री, ठीक है बात। जैसे हम बात करते हैं ना इंडियन स्टेट, तो मतलब पूरे भारत की बात कर रहे हैं हम लोग, चलो। पर बेटा हमारे इंडिया में तो हमने पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को अडॉप्ट किया है, पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट को अडॉप्ट किया है। हमारी कंट्री में प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट नहीं है, द फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इज़ नॉट प्रेसिडेंशियल। जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स थे उन्होंने किसको अडॉप्ट किया, पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट। थोड़ा सा चेंज होता है इसमें, वो हम आगे डिस्कस करेंगे। तो जो प्रेसिडेंट होता है, क्योंकि हमने प्रेसिडेंशियल सिस्टम को ऑप्ट नहीं किया है, तो बेटा जो प्रेसिडेंट होगा वो नॉमिनल हेड होगा, नाम मात्र का हेड होगा, और हमेशा काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, प्राइम मिनिस्टर, इनकी एडवाइस पे ही काम करेगा, ठीक है बात। और प्राइम मिनिस्टर कौन होगा, हेड।
मतलब हमारी कंट्री का रियल हेड कौन है बेटा? पीएम। नॉमिनल हेड कौन है? प्रेसिडेंट। क्योंकि हमारा प्रेसिडेंट जो भी काम करेगा वो प्राइम मिनिस्टर की एडवाइस पे, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की एडवाइस पे करेगा। और पीएम क्या है? हेड पोजीशन पे। रियल पावर्स किसके पास है? प्राइम मिनिस्टर के पास है। क्लियर हुई बात? अब हम देखेंगे कि भाई क्या क्वालिफिकेशंस रिक्वायर्ड होते हैं कि जिनके होने पर ही हम प्रेसिडेंट बन सकते हैं। देखो, कोई भी सिटीजन एलिजिबल नहीं होगा प्रेसिडेंट बनने के लिए अगर वो भारतीय नागरिक ना हो। तो आपका इंडियन सिटीजन होना बहुत ज़रूरी है। आपका 35 साल का होना भी बहुत ज़रूरी है। आप 35 ईयर के नहीं हैं तो प्रेसिडेंट नहीं बन सकते, 35 ईयर के बाद ही प्रेसिडेंट बन सकते हैं। आप इंडिया के सिटीजन होने चाहिए। और जितने क्वालिफिकेशंस हमें रिक्वायर्ड है लोकसभा मेंबर बनने के लिए, जो हमने लास्ट चैप्टर में डिस्कस किए थे, वो क्वालिफिकेशंस भी आपके पास होने चाहिए। तो 3 क्राइटेरिया, पहला आप इंडियन सिटीजन हो, दूसरा आपकी एज 35 ईयर्स हो, और तीसरा लोकसभा के कैंडिडेट के लिए जो जो क्वालिफिकेशंस रिक्वायर होता है वो भी आपके पास होना चाहिए। बेटा अब हम पॉइंट नंबर 2 को डिस्कस करेंगे। पॉइंट नंबर 2 को बहुत ध्यान से सुनना और समझना, क्योंकि उसमें ये जो वर्ड ऑफिस ऑफ प्रॉफिट है ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, बहुत इजीली समझ में आने वाला नहीं होता है। देखो, ऑफिस ऑफ प्रॉफिट हम किसको कहेंगे? तो मैं अगर लेमन टर्म में बात करूं, जितना मैं समझ पाती थी शुरुआत में, तो भाई ऑफिस ऑफ प्रॉफिट में मुझे ये समझ में आता था कि अगर मुझे एमपी बनना है, एमएलए बनना है, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली बनना है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनना है, तो मुझे मेरी सरकारी नौकरी से, गवर्नमेंट जॉब से रेजिग्नेशन देना पड़ेगा। अगर आप आईएएस ऑफिसर हैं, अगर आप आईपीएस ऑफिसर हैं, या किसी भी गवर्नमेंट जॉब में हैं और आपको एमपी एमएलए बनना है, तो पहले यहाँ से रेजिग्नेशन देना पड़ेगा, तभी आप लीडर नेता बन सकते हैं। ठीक है बात? लीडर नेता इन द सेंस इलेक्शंस के लिए क्वालिफाई कर सकते हैं। ठीक है। पर अगर हम थोड़ा सा ब्रॉड डेफिनेशन की बात करें तो ऑफिस ऑफ प्रॉफिट में हर वो ऑफिस आएगा बेटा जहां पर अपॉइंटिंग अथॉरिटी गवर्नमेंट होगी, भले वो स्टेट गवर्नमेंट हो, सेंट्रल गवर्नमेंट हो। आपको टर्मिनेट करने का राइट अगर स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है, तो वो ऑफिस भी किसके अंदर आ जाएगा? ऑफिस ऑफ प्रॉफिट के अंदर आ जाएगा। अगर आपका रिम्यूनरेशन सरकार डिसाइड कर रही है तो वो भी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट के अंदर आ जाएगा। ठीक है। तो बेटा अगर आप प्रेसिडेंट बनना चाहते हैं तो आपके पास कोई ऑफिस ऑफ प्रॉफिट नहीं होना चाहिए। क्लियर है? अब ध्यान से पूरा पॉइंट समझना। वो कैंडिडेट जो प्रेसिडेंट के लिए क्वालिफाई करना चाहता है उसके पास कोई भी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट शुड नॉट होल्ड एन ऑफिस ऑफ प्रॉफिट अंडर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और द गवर्नमेंट ऑफ एनी स्टेट। नहीं तो आप सेंट्रल गवर्नमेंट के अंतर्गत किसी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट को होल्ड करें, ना ही तो स्टेट गवर्नमेंट के अंदर। ठीक है। पर फिर भी एक बात ध्यान से सुनना कि अगर हालांकि कोई व्यक्ति राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यपाल, मंत्री, अगर आप प्रेसिडेंट हैं, प्रेसिडेंट को क्या बोलते हैं हिंदी में? राष्ट्रपति। वाइस प्रेसिडेंट को क्या बोलते हैं? उपराष्ट्रपति। गवर्नर बोले तो राज्यपाल। अगर आप प्रेसिडेंट है, वाइस प्रेसिडेंट है, गवर्नर है, मिनिस्टर हैं, तो आपकी पोजीशन को ऑफिस ऑफ प्रॉफिट नहीं माना जाएगा। आई बात समझ में? अब जो गवर्नर है उसकी जो पोजीशन है वो ऑफिस ऑफ प्रॉफिट की नहीं है, वाइस प्रेसिडेंट की पोजीशन ऑफिस ऑफ प्रॉफिट की नहीं है। क्लियर हो गई इतनी बातें? फिर से ध्यान से सुनो। अगर राष्ट्रपति का चुनाव आप लड़ना चाहते हैं तो आपको स्टेट गवर्नमेंट के अंदर, सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर कोई भी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट को होल्ड नहीं करना है। पर यहाँ पर कुछ एग्जाम्पशंस हैं कि अगर आप गवर्नर हो, वाइस प्रेसिडेंट हो, राज्यपाल हो, राष्ट्रपति हो, मंत्री हो, तो आप ऑफिस ऑफ प्रॉफिट में नहीं हो। होप क्लियर हुआ होगा। और नहीं हुआ ना तो बेटा बहुत सारे शॉर्ट वीडियो अवेलेबल हैं, उनको आप जरूर एक बार देखना। अब हम डिस्कस करेंगे सेकेंड पॉइंट को। तो सेकेंड पॉइंट बोल रहा है कि अगर आप स्पीकर हैं लोकसभा के और ऑफ स्टेट असेंबली, तो भी आप प्रेसिडेंशियल इलेक्शन को कॉन्टेस्ट कर सकते हैं, प्रेसिडेंट बनने के लिए लड़ सकते हैं। ठीक है। कोई एमपी भी है अगर, तो वो भी प्रेसिडेंशियल इलेक्शन को लड़ सकता है। पर जैसे ही वो प्रेसिडेंट बनेगा वैसे ही उसे इस पोजीशन को खाली करना पड़ेगा। एक प्रेसिडेंट एमपी नहीं रह सकता, एक प्रेसिडेंट लोकसभा का स्पीकर नहीं रह सकता। तो बीइंग द स्पीकर ऑफ लोकसभा, बीइंग एन एमपी, आप
इलेक्शन कॉन्टेस्ट कर सकते हैं प्रेसिडेंट का। अगर आप जीत गए, प्रेसिडेंट बन गए, तो आपको अपनी पुरानी पोजीशन को छोड़ना पड़ेगा। देखो यहाँ पर बहुत अच्छे से लिखा है, इफ इलेक्टेड ही और शी, कोई भी मेल हो फीमेल हो, shall be deemed to have vacated the seat in the house on the day one enters upon the office as president। जैसे ही आप प्रेसिडेंट बने वैसे ही आपको अपने पुराने ऑफिस की सीट को वैकेट करना पड़ेगा, खाली करना पड़ेगा। बेटा अब इस पैराग्राफ को भी जरा ध्यान से समझना। क्यों? क्योंकि इसमें जो कुछ की टर्म्स है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। पहले की टर्म इलेक्टोरल कॉलेज। तो इलेक्टोरल कॉलेज कैसे बनता है बेटा? हमारी कंट्री में लोकसभा और राज्यसभा है, उनमें होते हैं एमपीज, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, वो सारे मिल जाएंगे, सारे स्टेट्स के एमएलएज मिल जाएंगे और ये सब मिलके क्या बनाएंगे? इलेक्टोरल कॉलेज। और ये इलेक्टोरल कॉलेज ही प्रेसिडेंट के इलेक्शन में वोट डालता है। ठीक है बात? प्रेसिडेंट के इलेक्शन में हम लोग वोट नहीं डालते, कौन वोट डालता है? इलेक्टोरल कॉलेज। इलेक्टोरल कॉलेज किससे बना है? मेंबर ऑफ पार्लियामेंट से और मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबलीज से। इतनी बात क्लियर हो गई। अब सेकेंड पॉइंट बेटा, इसी इलेक्टोरल कॉलेज में से पहले शुरुआत में करना क्या पड़ता है? 50 मेंबर्स को एक नाम प्रपोज करना पड़ता है कि भाई हम इस व्यक्ति को प्रेसिडेंशियल इलेक्शन के लिए फाइनल करते हैं। ठीक है बात? अब ये 50 मेंबर ने तो पहले लिख के दे दिया कि भाई हम इस मेंबर को प्रेसिडेंट बनना चाहते हैं, पर इन 50 मेंबर्स को बैकअप चाहिए पड़ेगा। किसका बैकअप? 50 अदर मेंबर्स का। ध्यान से सुनना, प्रपोजर्स का मतलब क्या होता है? पीपल हु प्रपोज द नेम ऑफ द कैंडिडेट। तो पहले 50 मेंबर कौन होंगे? जिन्होंने नाम को प्रपोज कर दिया। सपोज करो हम 50 मेंबर थे, हम एक कैंडिडेट के लिए रेडी थे, हमने नाम प्रपोज कर दिया, पर इससे कुछ नहीं होगा। वी नीड टू हैव 50 अदर मेंबर्स जो हमें समर्थन करें कि चलो यार ठीक है, हम भी तुम्हारे साथ हैं। 50 इलेक्टर्स नीड टू प्रपोज द नेम ऑफ द कैंडिडेट फॉर द ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट। अब जो सेकेंडर्स होंगे वो क्या करेंगे? सपोर्ट देंगे टू दैट नेम। ठीक है बात? पहले 50 प्रपोज कर देंगे, दूसरे 50 उनको क्या करेंगे? सपोर्ट देंगे। अब हम इस पॉइंट को पढ़ लेते हैं, शायद अब आप लोगों को समझ में आ जाए कि जो प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट होता है उसे प्रपोज करते हैं 50 मेंबर्स ऑफ इलेक्टोरल कॉलेज, सेकेंडेड बाय अनदर 50 मेंबर्स, और उन्हें इन 50 मेंबर को किसका समर्थन प्राप्त होना चाहिए? दूसरे 50 का, कि भाई ये दूसरे 50 भी उसी मेंबर को प्रेसिडेंट बनते देखना चाहते हैं। शुरुआत में ये रिक्वायरमेंट 10 मेंबर्स की थी कि भैया 10 मेंबर प्रपोजर बन जाए, कि 10 मेंबर अगर चाहते हैं कि भैया ये हमारे प्रेसिडेंट होने चाहिए थे तो वो प्रपोज कर सकते थे, और 10 उनको सिर्फ 10 लोगों का और दूसरा सपोर्ट चाहिए पड़ता था। पर 1997 के बाद जो नंबर था प्रपोजर्स का और सेकेंडर्स का, उसे बढ़ा दिया गया। ठीक है, विथ अ व्यू टू डिस्करेज अ नॉन सीरियस कैंडिडेट। ठीक है, इतने सारे लोग, अब 10 करके हर व्यक्ति अपना नाम देता जाएगा, 10 उसको सपोर्ट करते जाएंगे, तो कितने नॉन सीरियस कैंडिडेट्स आ जाएंगे, अपना नॉमिनेशन फिल कर देंगे ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट के लिए। तो इस बात को रोकने के लिए 50-50 कर दिया गया। 50 मेंबर्स प्रपोज करें, 50 मेंबर्स सेकेंडर्स की तरह काम करें। ठीक है, अब अगर यहाँ कन्फ्यूजन है तो एक बार डेफिनेशन और सुन लो। प्रपोजर मीन्स पीपल हु प्रपोज द नेम ऑफ द कैंडिडेट। सेकेंडर मीन्स हु गिव सपोर्ट टू दैट नेम। सेकेंडर्स क्या करेंगे? सपोर्ट देंगे। प्रपोजर क्या करेंगे? शुरुआती प्रपोज करने का काम वो करेंगे, सेकेंडर्स सपोर्ट करने का काम करेंगे। 1997 में ये लिमिट 10 से 50 कर दी गई। अब हम टर्म ऑफ ऑफिस की बात करेंगे। तो जो प्रेसिडेंट होता है वो ऑफिस को 5 इयर्स तक होल्ड करके रख सकता है एंड इज एलिजिबल फॉर री इलेक्शन, और री इलेक्शन के लिए भी एलिजिबल होता है। एक प्रेसिडेंट एक बार अपने टर्म को पूरा करने के बाद दूसरी बार फिर से इलेक्शन में खड़ा हो सकता है। जैसे इस बार हमारे नरेंद्र मोदी अगर जीत गए तो तीसरी बार प्राइम मिनिस्टर बनेंगे ना, ऐसे ही प्रेसिडेंट के साथ भी हो सकता है। ठीक है बात? और बेटा अगर किसी प्रेसिडेंट को रिज़ाइन करना होगा तो वाइस प्रेसिडेंट को लिख करके रिज़ाइन कर सकता है। भले प्रतिभा पाटिल, शी की बात करें तो, ही की बात करें तो रामनाथ कोविंद। अगर इन दोनों को कभी किसी टाइम में ऐसा लगा होता कि यार अब हमें रिज़ाइन कर देना चाहिए था, तो वो किसको रिज़ाइन करते बेटा? वाइस प्रेसिडेंट को। ठीक है बात? जो रेजिग्नेशन होगा वो वाइस प्रेसिडेंट को मिलेगा और फिर वो किसको बता देगा? लोकसभा के स्पीकर को बता देगा। The resignation has to be communicated by the vice president to the speaker of the Lok Sabha। जो फर्स्ट प्रेसिडेंट थे इंडिया के,
जो फर्स्ट प्रेसिडेंट थे इंडिया के, कौन थे बेटा, बताओ जरा, राजेंद्र प्रसाद। तो वो 2 बार प्रेसिडेंट रहे। ठीक है बात, कितनी बार प्रेसिडेंट रहे, 2। उसके बाद ऐसे रिकॉर्ड किसी का नहीं है, पर राजेंद्र प्रसाद यूनिक थे। क्यों यूनिक थे, क्योंकि वो 2 बार हमारे प्रेसिडेंट रहे। फिर से ध्यान से सुनना, द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हैड The first president of India had the unique distinction of being elected a second time. He remained in office from 26 January 1950 to 12 May 1962. अगर आपसे कोई पूछा ले कि भाई 12 साल कौन प्रेसिडेंट रहा, तो आप बता देना कि भाई डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद पूरे 12 साल प्रेसिडेंट रहे। ठीक है बात, ये थोड़ी सी यूनिक बात है उनके रिगार्ड में। क्यों यूनिक है, क्योंकि आज तक कोई प्रेसिडेंट दोबारा नहीं चुना गया या उसने कॉन्टेस्ट करने की इच्छा नहीं जताई होगी। ठीक है, तो पहले प्रेसिडेंट कौन थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। कितने साल प्रेसिडेंट रहे, 12 साल। कब से कब तक, 1950 टू 1962। अब हम डिस्कस करेंगे प्रोसीजर फॉर इम्पीचमेंट। अब ऐसे होता तो नहीं है बेटा, इन जनरल आज तक हमारे इंडिया में तो नहीं हुआ, पर अगर कोई प्रेसिडेंट अपने कंडक्ट को प्रॉपर वे में नहीं करेगा, अपने असाइन टास्क को प्रॉपर वे में नहीं करेगा, तो उसे हम उसकी पोजीशन से हटा भी सकते हैं। तो भाई जो हमारे प्रेसिडेंट हैं उन्हें हम उनकी पोजीशन से रिमूव भी कर सकते हैं। अगर वो कॉन्स्टिट्यूशन का वायलेशन करे तो संविधान के हिसाब से अगर नहीं चलेंगे तो हम उन्हें उनकी पोजीशन से हटा सकते हैं। कैसे, इम्पीचमेंट से। जो रिजोल्यूशन होगा इम्पीचमेंट का कि भाई अब हमें प्रेसिडेंट को इम्पीच करना है, तो इसका रिजोल्यूशन दोनों ही हाउस में आ सकता है, लोकसभा में भी आ सकता है, राज्यसभा में भी आ सकता है, पर इसे पास होना चाहिए 2/3 मेजॉरिटी से। ठीक है बात, किसी भी हाउस में आ सकता है, पर वो 2/3 मेजॉरिटी से पास होना चाहिए। ठीक है, पता है बेटा इस इम्पीचमेंट को हिंदी में क्या बोलते हैं, महाभियोग। ठीक है, तो प्रेसिडेंट को अगर रिमूव करना है तो किस प्रोसेस से कर सकते हैं, इम्पीचमेंट की प्रोसेस से कर सकते हैं। कब कर सकते हैं, अगर वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के किसी भी रूल को, लॉ को, एक्ट को वायलेट करे तो। ठीक है, अब इस रिजोल्यूशन को किसी भी हाउस में लाया जा सकता है, बस शर्त यह है कि ये 2/3 मेजॉरिटी से पास होना चाहिए। फिर बेटा चार्जेस को इन्वेस्टिगेट किया जाएगा। ठीक है, बाय अदर हाउस। देखो अगर लोकसभा में आया है तो राज्यसभा चार्जेस को इन्वेस्टिगेट करेगी, है ना। अगर राज्यसभा में आया होगा तो लोकसभा चार्जेस को इन्वेस्टिगेट करेगी। प्रेसिडेंट के पास पूरा राइट होता है कि वो अपने चार्जेस के लिए आंसर देने आए। प्रेसिडेंट के पास ये भी राइट होता है कि वो लॉयर की हेल्प ले ले, डिफेंडेड बाय अ काउंसिल। लॉयर की हेल्प ले ले कि भाई मैंने ये किया, मैं इसमें गलत नहीं हूँ, आप बताएं क्या हो सकता है। फिर काउंसिल जो होगा, जो लॉयर होगा, वो उसे डिफेंड करेगा। ठीक है, तो चार्जेस को इन्वेस्टिगेट करेगा दूसरा हाउस। लोकसभा में आया होगा, 2/3 मेजॉरिटी से पास हो गया होगा तो राज्यसभा इन्वेस्टिगेट करेगा। राज्यसभा में आया होगा, 2/3 मेजॉरिटी से पास हो गया होगा तो लोकसभा इन्वेस्टिगेट करेगी। ठीक है, प्रेसिडेंट के पास पूरा राइट है कि उससे जो कुछ वो अपनी क्या कहते हैं सफाई पेश कर सके। अगर उसे जब भी कोई क्वेश्चन किया जाएगा उसे आंसर भी देना पड़ेगा, साथ ही साथ वो लॉयर को भी अपॉइंट कर सकता है। अगर चार्जेस रहते हैं 2/3 वोट से दूसरा हाउस भी पास कर देता है तो इम्पीचमेंट सक्सीड हो जाएगा। अगर जो सेकेंड हाउस था जो इन्वेस्टिगेट कर रहा था उसे लगता नहीं यार प्रेसिडेंट गलत है, तो वहाँ से भी वो 2/3 मेजॉरिटी से उसको पास कर देंगे और यहाँ इम्पीचमेंट डन। वो जो प्रेसिडेंट है उसे रिमूव कर लिया जाएगा फ्रॉम द डेट ऑन विच द रिजोल्यूशन इज पास्ड। नाउ विल डिस्कस वैकेंसी इन द ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट। बेटा वो कौन सी कंडीशंस होंगी जब प्रेसिडेंट का जो ऑफिस होगा वो खाली होगा, वैकेंट होगा, वहाँ पर वैकेंसी होगी। तो पहला रीज़न हो सकता है उसने खुद रिज़ाइन दे दिया हो बाय रीज़न ऑफ रेजिग्नेशन। दूसरा हो सकता है प्रेसिडेंट की डेथ हो गई हो बाय रीज़न ऑफ डेथ। तीसरा उसका टर्म एक्सपायर हो गया हो, मतलब उसके जो 5 साल थे वो पूरे हो गए हों। चौथा रिमूवल बाय इम्पीचमेंट हो सकता है, उसे ये महाभियोग की वजह से उसके ऊपर महाभियोग चला के उसे हटा दिया गया हो। ठीक है, इम्पीचमेंट का हिंदी में क्या मीनिंग होता है, महाभियोग। क्या बोलते हैं, महाभियोग। जब हम प्रेसिडेंट को उसकी पोजीशन से हटा दें। ठीक है, तो या तो हमने हटाया हो, या वो खुद रिज़ाइन कर दिया हो, या उसकी डेथ हो गई हो, या उसका टर्म पूरा हो गया हो।
An election to fill vacancy caused by expiry of term should be completed before the expiration of the term. बेटा देखो, ऐसा तो कभी होगा ही नहीं कि प्रेसिडेंट का ऑफिस इस वजह से खाली हो क्योंकि उसका टर्म पूरा हो गया हो, क्योंकि बेटा उस टर्म के पूरा होने के पहले ही इलेक्शंस करवा लिए जाते हैं। इलेक्शन उस वैकेंसी को फिल करने के लिए एक प्रेसिडेंट की एक्सपायरी के पहले ही हो जाते हैं। हाउएवर जो प्रेसिडेंट होता है वो तब तक ऑफिस को होल्ड करता है जब तक उसका सक्सेसर उस ऑफिस में एंटर ना कर जाए। अब इस बात का ये मतलब है बेटा कि सपोज करो 10 मार्च को मेरा टर्म पूरा होने वाला है, पर 28 फेब को ही इलेक्शंस हो गए हैं, मुझे पता है आने वाला प्रेसिडेंट कौन बनेगा, पर इलेक्शंस भले ही हो गए और 28 फेब तक प्रेसिडेंट भी इलेक्ट हो गया, पर मैं कब तक रहूँगी ऑफिस में? 10 मार्च तक रहूँगी। ठीक है, चलो। इफ़ अ वैकेंसी अकर बिकॉज ऑफ अदर रीज़न, अगर किसी और रीज़न से वैकेंसी अकर हुई है तो विद इन अ 6 मंथ इलेक्शन करवाए जाएंगे। उसकी डेथ हुई हो, उसने रेजिग्नेशन दिया हो, हमने इम्पीचमेंट किया हो, तो इस कंडीशन में विद इन अ 6 मंथ इलेक्शन हो जाएंगे। अब हम एमेंडमेंट्स को डिस्कस करेंगे कि भाई हमारे प्रेसिडेंट को सैलरी कितनी मिलती है, घर मिलता नहीं मिलता है, दूसरे पर्क्स कौन से मिलते हैं। जो प्रेसिडेंट होता है उसे फर्निश्ड रेसिडेंस मिलता है विदाउट पेमेंट ऑफ रेंट, उसे रेंट भी नहीं देना पड़ता, और एक वेल फर्निश्ड हाउस उसे मिलता है। प्रेसिडेंट एंटाइटल्ड होता है एमेंडमेंट्स के लिए, अलाउंसेस के लिए, जो किसने डिसाइड किए हो? पार्लियामेंट ने जितने भी एमेंडमेंट्स, जितने भी अलाउंसेस डिसाइड किए होते हैं वो सारे प्रेसिडेंट को मिलते हैं। जितने भी एमेंडमेंट्स अलाउंसेस हैं वो प्रेसिडेंट को तब तक ही मिलेंगे तब तक वो प्रेसिडेंट रहेंगे, उसके बाद उन्हें उस घर को छोड़कर जाना पड़ता है और फिर बाद में उन्हें मिलती है पेंशन। अब एक बात और ध्यान रखना कि जो एमेंडमेंट्स और जो अलाउंसेस एक बार डिसाइड कर लेती है पार्लियामेंट, वो उनके टर्म में कभी भी डिमिनिश नहीं होंगे, कभी भी डिक्रीज नहीं होंगे, कम नहीं होंगे। ठीक हुई बात? जो एक बार डिसाइड हो गया वैसे ही चलता रहेगा। फिर से ध्यान से सुनो, एमेंडमेंट्स एंड अलाउंसेस ऑफ द प्रेसिडेंट आर नॉट टू बी डिमिनिश्ड ड्यूरिंग हिज और हर टर्म ऑफ ऑफिस। 5 साल बाद ही जो होगा वो होगा, कम तो किसी कंडीशन हम नहीं कर सकते। नाउ द प्रोसीजर फॉर इलेक्शन। अब हम इलेक्शन प्रोसीजर को पढ़ेंगे कि भाई फाइनली राष्ट्रपति का चुनाव होता कैसे है, क्या प्रोसीजर है प्रेसिडेंट की इलेक्शन का। तो बेटा जो प्रेसिडेंट होता है वो इंडियन यूनियन का हेड होता है, इंडियन स्टेट का हेड प्रेसिडेंट, इंडियन यूनियन का हेड प्रेसिडेंट। जो प्रेसिडेंट है वो अपनी प्रेसिडेंशियल पावर को एक्सटेंड कर सकता है ऑन बोथ यूनियन गवर्नमेंट के ऊपर भी और स्टेट गवर्नमेंट के ऊपर भी। मतलब प्रेसिडेंट जब चाहे, जब उसको लगे कि भाई सेंट्रल गवर्नमेंट प्रॉपर काम नहीं करी तो वहाँ पर भी वो अपनी बातों को रख सकता है। स्टेट गवर्नमेंट अगर उसे लगे कि प्रॉपरली नहीं काम कर पा रही है, अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन रन नहीं कर रही है, तो वो स्टेट गवर्नमेंट में भी अपना इंटरफेयर कर सकता है। इसीलिए जब बेटा प्रेसिडेंशियल इलेक्शन होते हैं, राष्ट्रपति का जो चुनाव होता है, उसमें सिर्फ एमपीज़ को ही वेटेज नहीं दिया जाता बेटा, एमएलएज़ को भी वेटेज दिया जाता है, क्योंकि स्टेट में भी प्रेसिडेंट की उतनी ही से है जितनी सेंट्रल गवर्नमेंट में। इसीलिए एमपी एमएलए दोनों ही इलेक्टोरल कॉलेज का पार्ट होते हैं, प्रेसिडेंट के इलेक्शन में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। इनडायरेक्ट इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। इंडिया में जो प्रेसिडेंट का इलेक्शन होता है बेटा वो इनडायरेक्ट होता है। ठीक है, डायरेक्ट नहीं होता। मैं आप हम प्रेसिडेंट के लिए वोट डालने नहीं जाते। ठीक है, तो प्रेसिडेंट कैसे इलेक्ट होता है बेटा? इनडायरेक्टली। दूसरे शब्दों में कहें, जैसे कि मैंने कहा कि मैं और आप इलेक्शन में पार्ट नहीं लेते प्रेसिडेंट के, है ना? तो ऐसे क्यों कहा? क्योंकि इनका इलेक्शन इनडायरेक्ट होता है। जो ऑर्डिनरी सिटीजन होते हैं उनका कोई पार्टी नहीं होता प्रेसिडेंट इलेक्शन में। ठीक है, द प्रेसिडेंट इज इलेक्टेड इनडायरेक्टली, इन अदर वर्ड्स ऑर्डिनरी सिटीजन प्ले नो पार्ट इन इलेक्शन। बेटा जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बन रहा था तो हमारे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के बहुत थोड़े से लोग तैयार थे कि जो प्रेसिडेंट का इलेक्शन हो वो डायरेक्ट हो। सब चाह रहे थे कि नहीं, प्रेसिडेंट का इलेक्शन इनडायरेक्ट ही होना चाहिए। अ फ्यू मेंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के बिल्कुल थोड़े से मेंबर चाहते थे कि प्रेसिडेंट का इलेक्शन डायरेक्ट हो, डायरेक्ट जनरल वोटर्स उसके लिए वोट करें। बट सच अ प्रपोजल वॉज नॉट फाउंड गुड इनफ फॉर प्रेसिडेंशियल इलेक्शन। ठीक है, और प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में इस बात को कंसिडर नहीं किया गया क्योंकि बहुत थोड़े से लोग थे जिनका ये कहना था कि डायरेक्ट इलेक्शन होना चाहिए प्रेसिडेंट का। 4 रीजंस दिए हुए हैं कि हमने इनडायरेक्ट इलेक्शन को क्यों चुना। जैसे हम एक डेमोक्रेटिक कंट्री है तो हमें प्रेसिडेंट का इलेक्शन भी जनरल वोटर से ही करवाना चाहिए था, पर हमने नहीं करवाया, तो उसके पीछे कुछ ना कुछ रीज़न तो होंगे। तो अब हम वन बाय वन वो रीज़न को
पढ़ेंगे। पहला, फर्स्ट द पावर रियली रिसाइडेड इन द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, क्योंकि जो फाइनल से है, फाइनल डिसीजन मेकिंग पावर है वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के पास है, जिसको हेड करता है प्राइम मिनिस्टर। एंड द यूनियन पार्लियामेंट एंड नॉट इन द प्रेसिडेंट एज सच, प्रेसिडेंट के पास सारी नॉमिनल पावर्स हैं बेटा, रियल पावर तो किसके पास है? प्राइम मिनिस्टर के पास है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के पास है। इसीलिए ये एनॉमली हो जाती ना कि अगर प्रेसिडेंट को जनरल पब्लिक चुनती तो प्रेसिडेंट की भी उतनी से होनी चाहिए थी, क्योंकि वो भी लोगों का रिप्रेजेंटेटिव होता। इस एनॉमली को रोकने के लिए, इस प्रॉब्लम से बचने के लिए हमने प्रेसिडेंट का इलेक्शन इनडायरेक्ट करवाया। अगर डायरेक्ट इलेक्शन होता प्रेसिडेंट का तो प्रेसिडेंट भी के पास भी रियल पावर होनी चाहिए थी, तो फिर पावर कन्फ्लिक्ट्स होने लगते। इसलिए हमने प्रेसिडेंट को नॉमिनल हेड बनाया है अपनी कंट्री का, और इसीलिए उसके इलेक्शंस होते हैं इनडायरेक्ट। ठीक है। सेकेंड, जो फ्रेमर्स थे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के, वो चाहते थे कि भाई थोड़ा सा डिग्निफाइड अफेयर रहे हमारे प्रेसिडेंट का इलेक्शन। जो फ्रेमर्स थे कॉन्स्टिट्यूशन की, जो कॉन्स्टिट्यूशन बना रहे थे, वो चाहते थे कि जो प्रेसिडेंशियल इलेक्शन है वो क्वाइट डिग्निफाइड अफेयर रहे। वो चाहते थे कि, उन्हें पता था कि जब भी इलेक्शन होते हैं तो टाइम की बर्बादी होती है, एनर्जी की बर्बादी होती है, पैसा भी बर्बाद होता है। तो अगर हम डायरेक्ट प्रेसिडेंशियल इलेक्शन करवाएंगे तो फिर उतना ही खर्च होगा, उतना ही टाइम बर्बाद होगा, है ना। बहुत इलेक्शन के पीछे बेटा पूरे 4 साल 5 साल की तैयारी होती है। स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉय क्या, सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय क्या, सब इलेक्शन के टाइम में बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। तो इस परेशानी को थोड़ा सा कम करने के लिए भी हमने डायरेक्ट प्रेसिडेंट का इलेक्शन नहीं करवाया है। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेमर्स ने इनडायरेक्ट इलेक्शंस की बात की है। बेटा अब हम पढ़ेंगे कंपोजिशन ऑफ इलेक्टोरल कॉलेज की, भाई इलेक्टोरल कॉलेज बनता कैसे है। दूसरा हम लोग देखेंगे वैल्यू ऑफ वोट्स। ठीक है। तो ये जो इलेक्टोरल कॉलेज होता है ये ही वोटिंग करता है किसके लिए? प्रेसिडेंट के लिए। तो अब इलेक्टोरल कॉलेज में होता क्या है बेटा? तो इलेक्टोरल कॉलेज में लोकसभा के मेंबर भी होते हैं, राज्यसभा के मेंबर भी होते हैं। इलेक्टोरल कॉलेज में जितने भी स्टेट लेजिस्लेचर हैं, है ना, उनके मेंबर्स भी होते हैं। तो जितने भी एमएलएज होंगे वो भी इलेक्टोरल कॉलेज का पार्ट है, एमपीज भी इलेक्टोरल कॉलेज का पार्ट है। तो जो इलेक्टेड मेंबर्स हैं बोथ हाउस ऑफ पार्लियामेंट, लोकसभा राज्यसभा के, वो भी वोट डालेंगे। द इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबलीज ऑफ द स्टेट, ये भी वोट डालेंगे, एमपीज और एमएलएज। द नंबर ऑफ वोट्स विच ईच इलेक्टेड एमपी और एमएलए इज एंटाइटल्ड टू कास्ट। अब एक एमपी एक एमएलए कितने वोट डालेगा ये फॉलोइंग मैनर में डिसाइड होता है। पहला, तो हम डिसाइड करेंगे वैल्यू ऑफ वोट। क्या? वैल्यू ऑफ वोट। यहाँ पर जैसे हम लोग जनरल इलेक्शन या लोकसभा इलेक्शन की बात करें तो यहाँ पर 1 मैन 1 वोट 1 वैल्यू होता है, पर जहाँ पर हम प्रेसिडेंशियल इलेक्शन की बात करते हैं यहाँ पर बेटा वैल्यू ऑफ वोट 1 नहीं होती। ठीक है, डिफर करती है। मेरा वोट आपका वोट दोनों की एक वैल्यू होगी जब हम जनरल इलेक्शन या लोकसभा इलेक्शन की बात करेंगे, पर प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में ऐसा नहीं होता है, ध्यान रखना। अब कैसे कैलकुलेट होती है? तो देखो, हम मध्य प्रदेश की बात करें तो सपोज करो मध्य प्रदेश से 100 एमएलएज हैं। ठीक है, मध्य प्रदेश में कितने एमएलएज हैं? 100। मध्य प्रदेश की पॉपुलेशन है 2.5 लाख, तो टोटल पॉपुलेशन डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ एमएलए एंड द क्वोशिएंट इज डिवाइडेड बाय 1000। पढ़ लेते हैं एक बार। देखो, वोट वैल्यू ऑफ वोट ऑफ ईच मेंबर ऑफ स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली इज डिटरमिन्ड बाय डिवाइडिंग द पॉपुलेशन ऑफ द स्टेट। स्टेट की पॉपुलेशन को डिवाइड करना है टोटल नंबर ऑफ इलेक्टेड मेंबर से। जो क्वोशिएंट बचेगा उसको फिर 1000 से डिवाइड कर देना है। टोटल पॉपुलेशन सपोज करो एक स्टेट की इतनी है, टोटल इलेक्टेड मेंबर्स इतने हैं, मतलब पॉपुलेशन कितनी होगी? 1 करोड़। इलेक्टेड एमएलएस कितने थे? 250। तो आप 1 करोड़ को 250 से, 1 करोड़ को 250 से डिवाइड कर दो, और फिर जो क्वेश्चन बचेगा उसको भी किससे डिवाइड कर दो? 1000 से। तो आंसर कितना आ रहा है? 40। द वैल्यू ऑफ वोट ऑफ ईच मेंबर ऑफ स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली फॉर 2022 प्रेसिडेंशियल इलेक्शन वेरीड फ्रॉम स्टेट टू स्टेट। ठीक है, अब इस स्टेट की जैसे 40 आ गई, हो सकता है किसी स्टेट की 30 आई होगी या किसी स्टेट की 45 भी आई होगी। जो लोएस्ट वैल्यू थी वो थी सिक्किम की, कितनी थी? 7। और जो हाईएस्ट वैल्यू थी वो थी उत्तर प्रदेश की, कितनी? 208। अब फिर से ध्यान से समझना कि हमने कैसे निकाली कि हमारे वोट की वैल्यू कितनी होगी। एक व्यक्ति जो वोट देगा उसकी वैल्यू कितनी होगी?
टोटल पॉपुलेशन डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ इलेक्टेड एमएलएज, जो एमएलए हैं उस स्टेट के उनका नंबर से किसको डिवाइड कर देना है, टोटल पॉपुलेशन को। टोटल पॉपुलेशन को डिवाइड कर दो किससे, इलेक्टेड एमएलए से। जो भी नंबर आएगा उस नंबर को हम बोलेंगे कि ये वोट वैल्यू है ईच एमएलए की, ठीक है। जब हमने 2022 या 2022 के इलेक्शन या 2022 के इलेक्शन की बात की तो उसमें सबसे कम जो वैल्यू थी वो किस स्टेट के पास थी, सिक्किम के एमएलए के पास थी। और सबसे ज़्यादा वोट वैल्यू किसके पास थी, उत्तर प्रदेश के। अब बेटा एमएलए की वोट वैल्यू तो पता चल गई कि टोटल पॉपुलेशन डिवाइडेड बाय इलेक्टेड एमएलए उतनी वोट वैल्यू होगी। ये भी पता चल गया कि 2022 में लोएस्ट वैल्यू सिक्किम के पास थी और हाईएस्ट वैल्यू उत्तर प्रदेश के पास थी। पर अब हम एमपीज की बात करेंगे कि भैया हर इलेक्टेड मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के पास क्या कितनी वैल्यू होगी, कितना वोट होगा, वो देख लेते हैं। तो उनके पास कितना होगा बेटा, नंबर ऑफ वोट्स एज मे बी ऑब्टेंड। कैसे नंबर हम ऑब्टेंड करेंगे, टोटल नंबर ऑफ वोट्स असाइन टू एमएलएज, एमएलएज को जितना वोट हमने दे दिया, स्टेट्स के जो एमएलएज थे टोटल वोट जितना उनको दे दिया, डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट। यहाँ पर पार्लियामेंट के मेंबर आ जाएंगे, है ना, टोटल नंबर आएगा यहाँ पे कि पार्लियामेंट में कितने मेंबर है। तो जैसे 543 है तो 540 मेंबर आ जाएंगे। फिर हमने देखा कि टोटल मिला के हर स्टेट को किसी को सबसे कम वोट वैल्यू मिली, किसी को सबसे ज़्यादा मिली, पर टोटल वोट वैल्यू कितनी मिली उससे डिवाइड कर देंगे, ठीक है। चलो कैसे कैलकुलेट करेंगे एक बार और देख लेते हैं। वैल्यू ऑफ द वोट ऑफ एन एमपी इज एज अंडर एमएलएज ऑफ ऑल स्टेट्स, total number of votes assigned to MLAs of all states divided by total number of MPs। तो जो वैल्यू थी वोट की हर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के पास राज्यसभा में लोकसभा में 2022 के इलेक्शन में वो थी 708। फिर से ध्यान से सुनना, एमएलएस को जितनी भी वोट वैल्यू मिल गई है डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ एमपीस, लोकसभा राज्यसभा दोनों के एमपीस को मिला लो, है ना, टोटल नंबर ऑफ इलेक्टेड एमपीज, और न्यूमरेटर में क्या आ जाएगा, एमएलएज ऑफ ऑल स्टेट्स की टोटल नंबर ऑफ वोट्स, कि भाई टोटल नंबर ऑफ वोट्स कितनी इनके पास है, जितने भी स्टेट्स के एमएलएज है डिवाइडेड बाय टोटल एमपीज। तो 2022 में कितनी थी ये, 708। गल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम से देखो, पहली बात जो आप याद रखेंगे वो ये है कि जैसे हम लोकसभा के इलेक्शन जनरल इलेक्शंस किसके थ्रू करवाते हैं, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के थ्रू करवाते हैं, पर प्रेसिडेंट का इलेक्शन ईवीएम से नहीं होता है, वो सीक्रेट बैलेट के थ्रू होता है। एक इस तरीके का पेपर होता है जिस पेपर में यहाँ पर कैंडिडेट का फ़ोटो लगा होता है, नाम, फ़ोटो लगा होता है, नाम, फ़ोटो लगा होता है, नाम लिखा होता है, और यहाँ पर आपको प्रेफरेंस देना पड़ता है। प्रेफरेंस मतलब जब लोकसभा के इलेक्शन होते हैं ना बेटा, तो हम एक कैंडिडेट के आगे बटन दबा के आ जाते हैं। जैसे ये यहाँ पर कमल था, मतलब बीजेपी था, या कांग्रेस था, या आम आदमी पार्टी का कैंडिडेट था, मुझे बीजेपी को वोट करना था, तो मैंने इस बटन को प्रेस किया और वोट किसको चला गया, बीजेपी को। मैंने किसी और को कोई वोट नहीं दिया। पर प्रेसिडेंट के इलेक्शन के लिए ऐसा नहीं होता है। आप सपोज करो इसका नाम ए था, इसका नाम बी था, इसका सी और डी था, आप चाहते हो कि सी प्रेसिडेंट बने, तो आपने सी को फर्स्ट प्रेफरेंस देना है। फिर चाहते हो अगर यार सी नहीं बन पाया तो बी बन जाए, तो बी को आप सेकंड प्रेफरेंस दोगे। ऐसे ही आप थर्ड और फोर्थ प्रेफरेंस भी दोगे अगर देना होगा, पर फर्स्ट सेकंड प्रेफरेंस तो आपको देना ही पड़ेगा, ठीक है बात। तो इसी को क्या कहते हैं, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन। चलो समझ में आया हो तो बहुत अच्छी बात है। इलेक्शन इज बाय सीक्रेट बैलेट, इलेक्शन किससे होते हैं, सीक्रेट बैलेट से होते हैं, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन के थ्रू होते हैं, और सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम का यूज़ होता है। अभी इसका मतलब क्या है, देखो बेटा कई बार ऐसा होगा कि एक कैंडिडेट ऐसा होगा जिसको बहुत कम लोगों ने वोट दिया होगा, तो अब उसके तो प्रेसिडेंट बनने के चांस ही खत्म हो जाते हैं। पर जिसको सबसे कम प्रेसिडेंट बनने का वोट मिला होगा पहले प्रेफरेंस पे, उस व्यक्ति ने सेकेंड पे भी तो किसी को वोट दिया होगा ना, तो वो जो सेकंड वाला है वो ट्रांसफ़र हो जाएगा। आई बात समझ में, नहीं आई होगी ना, प्रॉब्लम है। अगर बच्चों आपको ये 4 लाइन समझ में नहीं भी यहाँ तक आई हैं, तो भी जब आगे इस पार्ट को हम लेके जाएंगे ना, तो हर चीज़ ईजिली ओपन अप होती जाएगी, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ एक वर्ड लिखा है, बाद में एग्जाम्पल के साथ इस वर्ड के लिए पूरे पैराग्राफ डेडिकेटेड है, तो आप चिंता नहीं करो,
आगे बस सुनते जाओ। इस सिस्टम में जितने भी कैंडिडेट्स होते हैं वो लिस्टेड होते हैं, और जो इलेक्टर्स होता है, जो वोट डालने वाला होता है, वो उन्हें नंबर्स दे देता है अकॉर्डिंग टू इस प्रेफरेंस। जैसे अभी मैंने बताया ABCD का एग्जाम्पल लेके, अब मैंने नंबरिंग दे दी। हर वोटर को बैलेट पेपर पे प्रेफरेंसेस देने होते हैं, किसको? कैंडिडेट को। थर्स जो इलेक्टर होगा, जो वोट डाल रहा होगा, वो फर्स्ट लिख देगा अपोजिट टू द नेम ऑफ द कैंडिडेट। यहाँ पर ये कैंडिडेट का नाम लिखा था, उसने फर्स्ट नंबर इसको दे दिया, ठीक है। ऐसे ही यहाँ पर एक कैंडिडेट का नाम लिखा था, उसको सेकंड रैंकिंग दे दी, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। इसके आगे थर्ड फोर्थ फिफ्थ जितने उसको देना होगा वो दे देगा, ठीक है। 5 कैंडिडेट होंगे तो वो 1 to 3 की रैंकिंग दे दे, है ना। 10 होंगे तो 1 to 7 दे दे, या पूरे 10 दे दे, जैसी उसकी इच्छा हो, पर फर्स्ट एंड सेकंड तो देना पड़ेगा। तो आप जिस कैंडिडेट को प्रेसिडेंट बनता बिल्कुल देखना चाहते हैं, उसके नाम के सामने आप फर्स्ट लिख दें, बाकी फिर सेकंड थर्ड फोर्थ लिखते जाएं कैंडिडेट के नाम के सामने। बैलेट पेपर इज नॉट इनवैलिडेटेड इन केस वोटर फेल्स टू मार्क ऑल द प्रेफरेंसेज। अब देखो, मैंने 5 कैंडिडेट थे, पर फर्स्ट सेकंड और थर्ड रैंकिंग दी, फोर्थ और फिफ्थ रैंकिंग नहीं दी। 6 होंगे तो आपने 4 रैंकिंग दे दी, 2 रैंकिंग नहीं दी, तो इससे आपके बैलेट पेपर को कोई इनवैलिड नहीं बोलेगा, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है, आपने 5 में से 3 को प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन में वोट दिया है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये इनवैलिड नहीं होगा। इट बिकम्स इनवैलिड, ये कब इनवैलिड हो जाएगा? इफ फर्स्ट प्रेफरेंस इज मार्क्ड अगेंस्ट मोर देन 1 कैंडिडेट। 2 कैंडिडेट के आगे आपने फर्स्ट प्रेफरेंस दे दिया, या फर्स्ट प्रेफरेंस इज नॉट मार्क्ड एट ऑल, या फर्स्ट प्रेफरेंस किसी को दिया ही नहीं। तो आपको अपने बैलेट पेपर को अगर वैलिड करार देना है तो फर्स्ट सेकंड थर्ड की रैंकिंग दे दो, भले ही सारी रैंकिंग नहीं दो, पर ऐसा कभी भी मत करना कि 2 को फर्स्ट रैंकिंग दे दी, फर्स्ट रैंकिंग दी नहीं, ऐसे नहीं करना है, ठीक है। अब बेटा एक बहुत इंपॉर्टेंट और थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक हम पढ़ेंगे, तो ज़रा ध्यान रखना, काउंटिंग ऑफ वोट्स एंड डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट्स। देखो बेटा, हमने पहले ही देख लिया था कि ये लोकसभा इलेक्शन से बिल्कुल अलग है। लोकसभा इलेक्शन में क्या होता है, जिसको सबसे ज़्यादा वोट मिल गए वो जीत गया, बाकी सारे हार गए, पर यहाँ पर ऐसा नहीं होता है। हमने पहले ही देखा था प्रोपोर्शनल वोटिंग हम दे रहे हैं, फर्स्ट नंबर, सेकंड नंबर, थर्ड नंबर, ऐसे कर रहे हैं ना। तो यहाँ पर क्या होगा कि शुरुआती दौर में हम सारे जिनको भी फर्स्ट रैंकिंग मिली है वो सब काउंट कर लेंगे। सपोज करो 4 कैंडिडेट थे, ABCD, फर्स्ट नंबर पे ए को पसंद किया कितने लोगों ने? 3000 लोगों ने। बी को पसंद किया है 2000 लोगों ने, सी को पसंद किया 1500 ने, और डी को पसंद किया 1000 लोगों ने, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा लोग किसको पसंद कर रहे हैं कि भैया कौन ही प्रेसिडेंट बने? तो सबसे ज़्यादा पसंद किया जा रहा है ए को। अगर लोकसभा इलेक्शन होते तो ए जीत जाता, पर ये तो प्रेसिडेंट के इलेक्शन पे यहाँ पर ऐसा नहीं होगा। पहले सबसे पहला काम क्या होता है बेटा कि सबके फर्स्ट रैंकिंग काउंट कर लो कि भैया फर्स्ट रैंकिंग पे बी को कितने लोगों ने रखा, सी को कितनों ने रखा, डी को कितनों ने रखा। अब रख दिया, अब हम इनका काउंट करते हैं। तो टोटल काउंट कितना आ रहा है? 3000, 2000, टोटल कितने हो गए? 5000, 6000, 7000, 7500, कितना आ गया टोटल? 7500। इसको 2 से डिवाइड करो, इसको 2 से डिवाइड करते हैं तो कितना आता है? 2 3 जा 6, 2 7 जा 14, 2 5 जा 10 एंड 0, ठीक है। और इसमें क्या कर दो? +1। तो अगर किसी कैंडिडेट को जीतना है तो उसे कितने वोट चाहिए? 3751। पर इतने वोट तो किसी को भी नहीं मिले, ना इसको मिले, ना इसको मिले, ना इसको, ना इसको। तो अब क्या होगा भैया? ये तो गलत बात हो गई। क्या इतनी बातें समझ में आ गई आपको? पहले हमने फर्स्ट प्रेफरेंस की वोटिंग को काउंट कर लिया। ए को कितने लोग फर्स्ट नंबर पे चाहते थे, बी को कितने लोग फर्स्ट नंबर पे चाहते थे, ये काउंटिंग आ गई। काउंटिंग करके टोटल कर लिया, टोटल करके 2 से डिवाइड किया, +1 कर दिया। तो अब किसी भी कैंडिडेट को जीतने के लिए कितना चाहिए? 3750। अगर यहाँ पर किसी को मिला होता तो वो प्रेसिडेंट बन जाता, पर यहाँ पर किसी को इतना मिला ही नहीं है, इसको भी 3000 ही मिला है। तो आप क्या करेंगे बेटा? अब जिसको सबसे कम वोट मिले होंगे ना, इसको हम कर देंगे एलिमिनेट। अब इन 1000 लोगों में से जिन्होंने भी फर्स्ट प्रेफरेंस तो उनका डी था, सेकंड प्रेफरेंस पे किसको वोट दिया? तो अब इस 1000 में हो सकता है बेटा 500 लोगों ने सेकंड प्रेफरेंस में ए को वोट दिया, 250 लोगों ने बी को वोट दिया, और बाकी के बच्चे 250 ने सी को वोट दिया। तो अभी भी जब हमने देखा कि अब टोटल कितना हो गया ए के साथ? 3500, पर अभी भी बात बनी नहीं है, है ना। अभी भी ए को
200-250 वोट और चाहिए। तो अब क्या करेंगे, फिर से अब सी को एलिमिनेट कर देंगे। सी के पास कितने वोट थे, 1000, पर सी के जो 1000 वोटर थे उन्होंने सेकेंड रैंक पे 1000 वोट किसको दिए थे, बी को। 5000 वोट किसको दिए थे, 5000 नहीं 500 ए को। अब क्या होगा, अब कौन जीत रहा है, तो इसके पास 3500 हो गए थे, 5 करके 4000 हो गए। मतलब अब क्लियर कट मेजॉरिटी किसको मिल गई, ए को मिल गई। आई बात समझ में। अगर ये कैलकुलेशन समझ में नहीं आ रहा है ना बेटा, तो इसको 2 बार करके देखना, इससे इजी कुछ भी नहीं हो सकता। अब जो ए कैंडिडेट था वो जीत जाएगा। और इसी सिस्टम को हम क्या कहते हैं, सिंगल ट्रांसफरेबल वोट। क्यों बोल रहे हैं सिंगल ट्रांसफरेबल वोट, क्योंकि जो लास्ट वाला कैंडिडेट था जिसने डी को प्रेफरेंस दिया था, फर्स्ट प्रेफरेंस, पर उसका डी तो एलिमिनेट ही हो गया, तो सेकंड प्रेफरेंस उसने जिसको दिया होगा उसको वो वोट ट्रांसफ़र हो गया। इसी को कहा गया सिंगल ट्रांसफरेबल वोट। अब तो सिंगल ट्रांसफरेबल वोट समझ में आ गया होगा। चलो अब इसी प्रोसेस को हम पढ़ लेते हैं। जितने भी फर्स्ट प्रेफरेंस के वैलिड वोट्स होते हैं उन्हें शॉर्ट आउट किया जाता है, फिर इलेक्टोरल कोटा फाइंड आउट किया जाता है। इलेक्टोरल कोटा कैसे फाइंड आउट करते हैं हम, फर्स्ट प्रेफरेंस वोट्स बाय 2, आप डिवाइड कर दो फर्स्ट प्रेफरेंस वोट को किससे, 2 से, फिर उसमें 1 को ऐड कर दो। सपोज करो जो वैलिड वोट्स थे वो 10,000 थे, तो 10,000 को 2 से डिवाइड किया, +1 कर दिया, तो 5001 आ गया। ठीक है, चलो मतलब टोटल प्रेफरेंस ए बी सी डी राम श्याम गीता सीता का कितना आया, फर्स्ट प्रेफरेंस का 10,000, तो 10,000 को 2 से डिवाइड किया हमने, उसमें +1 कर दिया। अब किसी भी कैंडिडेट को अगर जीतना है तो लगभग इतना कोटा उसके पास होना चाहिए। फर्स्ट काउंट ओनली फर्स्ट प्रेफरेंस, पहली बार में हमने फर्स्ट प्रेफरेंस काउंट किए। अगर कोई कैंडिडेट को इतने वोट लगभग मिले हुए हैं, कितने, 5000 का कोटा जिसके पास है, तो वो तो क्लियर कट जीत गया, दैट कैंडिडेट इज डिक्लेयर्ड इलेक्टेड। पर कई बार तो बेटा उस टाइम में बीजेपी लेड एनडीए, देखो एनडीए क्या है, नेशनल डोमेस्टिक अलायंस, इसका सबसे बड़ा कंपोनेंट है बीजेपी पार्टी, ये एक अलायंस है, ठीक है एनडीए। तो एनडीए में सबसे बड़ा कंपोनेंट कौन है, बीजेपी। तो बीजेपी की सरकार है भाई, तो बीजेपी ने किसको खड़ा किया, श्री द्रौपदी मुर्मू को। श्री द्रौपदी मुर्मू जीत भी गई। 21 जुलाई 2022 को इन्होंने हराया किसको, यशवंत सिन्हा को। द्रौपदी मुर्मू को कितने वोट मिले थे, 2824, जिसकी टोटल वोट वैल्यू थी 6,76,803। 2022 में प्रेसिडेंट कौन बनी, द्रौपदी मुर्मू, ठीक है। टोटल वोट कितने मिले, 2824, वोट वैल्यू क्या थी, 6,76,803, जबकि सिन्हा जी को वोट कितने मिले, 1877, और वोट वैल्यू थी 3,80,170।